हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे और प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है, शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, किसने कहा है। ये प्रमुख लाइन है जिसे उपनाम दिया गया है कि शमशेर मूड्स के कवि हैं, विजन के नहीं हैं। ऐसा किसने कहा है। ऑप्शन है मलयज हैं, कृष्णा सोमवती हैं और शिव प्रसाद सिंह हैं, विष्णु प्रभाकर हैं। आंसर हो जाएगा मलयज। मलयज ने ऐसा माना है कि शमशेर बहादुर जो हैं वो मूड्स के कवि हैं, न कि विजन के कवि। इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न है, एक लहे तब कुंजन को फल, जो तुलसी सूर गुसाही। प्रमुख पंक्तियाँ किसकी हैं। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, पंक्तियाँ जरूर याद रखिएगा आप सभी लोग। और ऑप्शन है भिखारी दास हैं, कृष्णा सोवती हैं, शिव प्रसाद हैं, विष्णु प्रभाकर हैं। आंसर हो जाएगा भिखारी दास। इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न है, विरुद्ध का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। यह प्रमुख कथन किसका है। बहुत ही कथन मायने रखते हैं हमारे हिंदी साहित्य में, और कथनों को जरूर अपने ध्यान में रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल हैं, कृष्णा सोवती, शिव प्रसाद सिंह हैं और हैं विष्णु प्रभाकर। तो आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। कथन किसका है और ये बताना है कि ये प्रमुख कथन किसने दिया है। साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। ऑप्शन है इसका सुमित्रानंदन पंत हैं, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, शिव प्रसाद हैं। आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का मानना है कि साहित्य जो है अपने अर्थ में एक व्यापक अर्थ लेकर मानव जीवन की गंभीर व्याख्या करता है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट सही। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, साहित्य जनता की बाणी और उसके चरित्र का दर्पण है। महत्वपूर्ण ये कथन है, जरूर याद रखिएगा आप सभी लोग। प्रमुख बताना है कि किसने कहा है कि साहित्य जनता की बाणी और उसके चरित्र का दर्पण होता है। और ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल हैं, रामलाल शर्मा हैं, नगेंद्र हैं और हैं धीरेन्द्र वर्मा। आंसर हो जाएगा रामलाल शर्मा। रामलाल शर्मा का मानना है कि जनता की बाणी और उसके चरित्र का दर्पण होता है साहित्य। महत्वपूर्ण ये लाइन है, याद रखिए जरूर। इसके बाद है लोक और परलोक। लोक और आलोक कृति किसकी है। लोक और आलोक किसकी कृति है। ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल हैं, बच्चन सिंह हैं और जैनेन्द्र हैं, नागार्जुन हैं। आंसर हो जाएगा फर्स्ट सही। केदारनाथ अग्रवाल की महत्वपूर्ण रचना है लोक और परलोक। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है साहित्य दर्पण पर बिमला नामक टीका किसने लिखी है। साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ की महत्वपूर्ण रचना है साहित्य दर्पण। इसे ज़रूर पढ़िए, संस्कृत की ये रचना है। तो इसमें बिमला नाम से किसने टीका लिखी है ये बताना है। ऑप्शन है विश्वेश्वर हैं, सालग्राम हैं, भरत हैं और हैं शोभाकर। तो आंसर हो जाएगा इसका सालग्राम के द्वारा ये महत्वपूर्ण टीका लिखी गई है बिमला। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है मुक्ति मार्ग के लेखक कौन हैं। रचना का नाम है मुक्ति मार्ग। ऑप्शन है रघुवीर साय हैं, अज्ञे हैं, जैनेन्द्र हैं और हैं भारत भूषण। तो आंसर हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल की प्रमुख रचना है मुक्ति मार्ग। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है हिंदी भाषा में काम करने वाले प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था।
ऐसा बोला गया है कि हिंदी भाषा में सबसे पहले जो कंप्यूटर के द्वारा काम किया गया था उस कंप्यूटर का नाम क्या था? राघव था, सिद्धार्थ था, लिपि था या था आशा? तो आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। हम सभी लोग इस प्रश्न को जानते होंगे कि सबसे पहले जो कंप्यूटर पर हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ था वो सिद्धार्थ नामक कंप्यूटर से हुआ था। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है तंत्रालोक रचनाकार कौन है? तंत्रालोक के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है राजशेखर हैं, गोविंद ठाकुर हैं, अभिनव गुप्त हैं और हैं जयदेव। तो आंसर हो जाएगा सी सही, अभिनव गुप्त। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, एकावली ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? एकावली एक ग्रंथ है जिसके रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है विद्याधर है, मम्मट हैं, कुंतक हैं और हैं नगेंद्र। तो आंसर हो जाएगा विद्याधर। एकावली ग्रंथ के रचनाकार विद्याधर हैं। इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न है प्रबंध काव्य को भाविक अलंकार नाम किसने दिया है? किस आचार्य ने दिया है? ऑप्शन है दंडी हैं, भामा हैं, भरत हैं और हैं मम्मट। तो आंसर हो जाएगा दंडी। दंडी के द्वारा ये प्रमुख नाम दिया गया है प्रबंध काव्य को, उन्होंने भाविक अलंकार नाम दिया है। इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न है इतिहास के आंसू रचना के कौन लेखक हैं? इतिहास का आंसू बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इतिहास के आंसू, और बताना है कि लेखक कौन है। भवानी भाई हैं, दिनकर हैं, कुमार नारायण हैं या फिर कीर्ति चतुर्वेदी है। तो आंसर हो जाएगा बी सही, दिनकर के द्वारा ये महत्वपूर्ण रचना लिखी गई है इतिहास के आंसू। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है? तो आंसर हो जाएगा स्मिथ। स्मिथ ही एकमात्र ऐसे जो विद्वान थे जिन्होंने कहा है कि मुगल काल के बाद अगर कोई बहुत ही अच्छा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, तो वो तुलसीदास हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है प्रेमचंद का विधवा विवाह पर आधारित उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद ने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं हमारे हिंदी साहित्य में, जो मोस्टली किसानों और विधवा और सामाजिक परिस्थितियों पर को आधार बनाकर ही लिखे हैं उन्होंने जितने भी उपन्यास लिखे हैं। और उसमें पूछना है कि विधवा विवाह पर आधारित कौन सा उपन्यास है? तो पहला आंसर है प्रेमा है, सेवा सदन है, निर्मला है और है इनमें से कोई नहीं है। तो एक तो विधवा विवाह पर लिखा हुआ है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। विधवा विवाह पर लिखा हुआ है प्रेमा और अनमेल विवाह पर लिखा हुआ है निर्मला। ठीक है, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। और इसमें प्रेमा जो है विधवा विवाह की उसकी कहानी है प्रेमा में, और प्रेमचंद ने बड़े बखूबी ढंग से इस उपन्यास को लिखा है। कभी मौका मिले तो पढ़िएगा ज़रूर इस उपन्यास को। इसके बाद देखेंगे हम दूसरा प्रश्न, तुलसी की किस रचना को भ्रमर का प्रसंग माना है या आया है? मतलब तुलसीदास की कौन सी रचना है जिसमें उन्होंने भ्रमर प्रसंग का उल्लेख किया है, ये पूछा है। ऑप्शन है गीतावली है, कृष्णावली है और है कृष्ण गीतावली। तो आंसर हो जाएगा कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली में इन्होंने भ्रमर गीत प्रसंग का उल्लेख किया है। आंसर है डी सी सही। इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न, तुलसी कृत वह कौन सा ग्रंथ है जो उन्होंने गंभीर बीमारी से मुक्ति हेतु रचा था? तो ऑप्शन है दोहावली, हनुमान वाहक है, विनय पत्रिका है। आंसर हो जाएगा बी सही। हनुमान वाहक में माना जाता है इन्होंने अपनी बीमारी से मुक्ति के लिए इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था हनुमान वाहक। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? और ऑप्शन है नाभादास है, रामानंद अकबर हैं और हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आंसर हो जाएगा नाभादास के द्वारा ये प्रमुख उपनाम मिला है तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि। तो आंसर ए सही है। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है चंदर शर्मा गुलेरी हैं, नागेंद्र हैं, नरेंद्र शर्मा हैं, राकेश शर्मा हैं या फिर जयशंकर प्रसाद हैं। तो आंसर हो जाएगा प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा की महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, अकाल और उसके बाद
कविता के रचनाकार कौन हैं? ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है अकाल, और उसके बाद बहुत फेमस हुई थी। बंगाल के अकाल के बाद ये रचना का उल्लेख लिखी गई है। तो किसने लिखी है ये बताना है। ऑप्शन है प्रेमचंद है, नागार्जुन है, गुलेरी हैं। तो आंसर हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन के द्वारा ये प्रमुख रचना लिखी गई है अकाल और उसके बाद, जिसमें बंगाल के अकाल का उल्लेख किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। बरसे बदरिया सावन के मन भावन की निम्नलिखित पंक्तियाँ किसकी हैं? बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्तियाँ हैं मन भावन सावन। और ऑप्शन है मीराबाई, कबीर, दादू या फिर हैं तुलसीदास। तो आंसर हो जाएगा तो मीराबाई की ये प्रमुख पंक्तियाँ हैं कि बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, ऐसा इन्होंने कहा है। और इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न। विधवा विभाग के संबंध में पुस्तक सत्य प्रकाशन के लेखक कौन हैं? एक रचना है, पुस्तक है, उसका नाम है विधवा विवाह। और इस पुस्तक का जो लेखन है किसने किया है? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती हैं, परमहंस हैं और करसदन दास हैं। तो आंसर हो जाएगा सी सही, करसदन दास ने ये प्रमुख पुस्तक लिखी है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत है। महत्वपूर्ण ये लाइन है, इसको ज़रूर नोट डाउन करेंगे आप सभी लोग। किसने कहा है कि हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत है? ऑप्शन है बापू स्मृति, सरोज स्मृति और मंदोदरी विलाप, उर्मिला का विलाप। किसमें ये जो रचना है जिसे शोक गीत के नाम से जानते हैं, तो ये है सरोज स्मृति। ये निराला की रचना है। इन्होंने अपनी पुत्री के वियोग में, इनकी पुत्री थी, उनका नाम सरोज था और वो उनकी डेथ हो जाने के बाद इन्होंने उनकी स्मृति में ये रचना लिखी थी, सरोज स्मृति। इसे हिंदी जगत के संसार में इसे शोक गीत माना गया है। तो आंसर हो जाएगा बी सही, सरोज स्मृति। और पुत्री के विषय में इन्होंने पुत्री के वियोग में लिखा है। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है शकुंतला नाटक के रचनाकार रचयिता कौन है? ऑप्शन है लक्ष्मण सिंह हैं, दुष्यंत कुमार हैं, दिनकर हैं और हैं बच्चन। तो आंसर हो जाएगा ए सही। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का अनुवाद किया है और इसीलिए ये महत्वपूर्ण रचना है। तो शकुंतला नाटक आंसर हो जाएगा फर्स्ट सही। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। हल्दी घाटी रचना किसकी है? हल्दी घाटी बहुत सुना होगा, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो मतलब देश विभाजन पर आधारित रचनाएं हैं और जिसका नाम है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी में किसकी रचना है? ऑप्शन है सियाराम शरणगुप्त हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं और हैं श्याम नारायण पांडे और श्रीधर पाठक, ये प्रमुख रचनाकार हैं। तो हल्दी घाटी इसमें श्याम नारायण पांडे दिया हुआ है, लेकिन हल्दी घाटी एक रचना है जिसे सियाराम शरणगुप्त ने भी लिखा है। और मैं ऐसा करती हूँ नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊँगी उसमें आपको ये प्रश्न क्लियर कर दूँगी कि क्लियर इसका क्या है कि दोनों में से कौन सा सही है, सियाराम शरणगुप्त हैं या फिर हैं श्याम नारायण पांडे। और दोनों ही में कन्फ्यूजन है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, नेक्स्ट वीडियो में इसका क्लियर कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है हिंदी साहित्य के अनल कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हिंदी साहित्य के अनल कवि। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, आलोक धनवा धूमेल या फिर लीलाधर जंगूड़ी। तो आंसर हो जाएगा ए सही, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी ऐसी व्यंग्यात्मक रचना लिखी हैं, इसलिए इनको उपनाम ही दे दिया गया है कि इन्हें अनल का कवि कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को। तो आंसर हो जाएगा ए सही, रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है
हीरा जनगाथा रचना किसकी है? हीरा जनगाथा किसकी रचना है? ऑप्शन है आलोक धर्मा है, धूमिल है, जम्बूड़ी है और है नागार्जुन। आंसर हो जाएगा नागार्जुन। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। और अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है किस की रचना है? और बताना है कि किस रचना से ये पंक्तियाँ उद्धृत हैं। ऑप्शन है भारत भारती है, कामायनी, ध्रुव स्वामी और है साकेत। तो आंसर हो जाएगा ये भारत भारती की रचना में से ली हुई प्रमुख पंक्तियाँ हैं जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख ये रचना है। पेन थोड़ा कम चलने लगा है तो कहीं कहीं ठीक से छपता नहीं है, तो आप लोग माइंड ना करें इस चीज़ को। नेक्स्ट कोशिश करूँगी इसको चेंज करने की पेन को। और इसका जो समयकाल है भारत भारती का 1912 में ये लिखी गई थी। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिससे अंग्रेज़ों ने इसको विरोध बहुत किया था और कुछ दिनों के बाद इसे जब्त भी कर लिया था भारत भारती को। तो ये महत्वपूर्ण रचना है जिसमें इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता को बहुत ही मतलब सटीकता से और बहुत ही उत्साह युक्त शब्दों के आधार पर इसकी रचना की है। तो आंसर हो जाएगा भारत भारती। दूसरा प्रश्न है इग रूल विधि को कहा जाता है? इग रूल विधि हमें बतानी है कौन सी होती है। ऑप्शन है अवलोकन विधि, निगमन विधि, आगमन विधि या फिर प्रयोगात्मक विधि। तो इग रूल विधि को जो कहा जाता है वो अवलोकन विधि को कहा जाता है। अवलोकन जिसमें हम किसी चीज़ को देखकर फिर उसके उत्तर को पहुँचते हैं, उसके लास्ट आंसर पर पहुँचते हैं, उसे अवलोकन कहा जाता है। और जांचते हैं, परखते हैं, फिर उसका हम क्लियर करते हैं उसका जो भी होता है, तो उसे अवलोकन विधि कहा जाता है। इसके बाद है जीरो रोड किसकी रचना है? जीरो रोड किसकी रचना है? सूर्यवाला की है, नासरा शर्मा की, कृष्णा सोबती, अलका सारावगी। तो आंसर हो जाएगा बी सही। नासरा शर्मा की महत्वपूर्ण रचना है जीरो रोड। खड़ी बोली का अरबी फारसी मय रूप है तो उर्द बोला जाता है, जिसे खड़ी बोली का जो अरबी और फारसी रूप है उसे उर्द कहा जाता है। इसके बाद है दोहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? दोहा मतलब दोहा होता है, एक दूहा होता है, दोनों में अंतर समझिएगा। और दोनों ही एक हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण अंग हैं। और दोहा जो है अपभ्रंश भाषा का छंद है, अपभ्रंश भाषा का छंद है। और दोहा जो है वो हिंदी भाषा का छंद है। ठीक है, हिंदी भाषा का छंद दोहा है और दूहा है वो अपभ्रंश भाषा से छंद माना जाता है, अपभ्रंश भाषा का। और प्रचलित है काव्य भाषा का बोध होता है। बताना है ऑप्शन है खड़ी बोली, अपभ्रंश है, डिंगल है, पिंगल है। तो आंसर हो जाएगा अपभ्रंश भाषा। इसके बाद देखेंगे हम दूसरा प्रश्न, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता कौन है? हेमचंद हैं, स्वयंभू हैं, पाणिनि और हैं वेदव्यास। तो आंसर हो जाएगा हेमचंद का महत्वपूर्ण व्याकरण है हमारे हिंदी साहित्य में जो हम लोग पढ़ते हैं। और इनकी रचना जो अपभ्रंश भाषा में इन्होंने अपना व्याकरण दर्शाया है। और आंसर हो जाएगा ए सही, हेमचंद। इसके बाद है समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? समांतर कहानी किसके द्वारा प्रचलित हुई, संचालित हुई? ऑप्शन है कमलेश्वर हैं, बालमुकुंद है, अज्ञेय और हैं महिप सिंह। तो आंसर हो जाएगा कमलेश्वर के द्वारा जो समानांतर कहानियों को आरंभ हुआ था वो कमलेश्वर के सहयोग से ही हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, जरासंध वध महाकाव्य किसकी रचना है? जरासंध वध
महाकाव्य किसकी रचना है? ऑप्शन है गोपाल चंद्र गिरधरदास की है, पारसनाथ सेवक की है, या फिर राम अवध द्विवेदी की है, वैजनाथ द्विवेदी की है। आंसर हो जाएगा ए सही, गोपाल चंद्र गिरधरदास के द्वारा ये महत्वपूर्ण रचना लिखी गई है जिसका नाम है जरासंध वध। जरासंध एक राक्षस है, उसके नाम से ये महत्वपूर्ण रचना लिखी गई है। उसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरे वीडियो में हम अपना एक वीडियो प्रश्नों को ऐड करेंगे। तो प्रश्न है, रामचरितमानस में तुलसी की करुणा और समाजोन्मुख, तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में यह आत्मोन्मुख है, यह कथन किसका है? ये बोला है कि रामचरितमानस में जो तुलसी ने अपने भावों को उल्लेखित किया है उसमें करुणा को जो एक है उनमें करुणा का जो उल्लेख मिलता है वो समाज के प्रति मिलता है, और विनय पत्रिका में उसे आत्मोन्मुख मिलता है, यानी कि अपने प्रति विनम्रता दिखाते हुए उसका उल्लेख हुआ है। तो ये किसने कहा है? और ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रामविलास शर्मा है, रामचंद्र शुक्ल हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी सही, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा के द्वारा ये प्रमुख लाइन दी गई है कि रामचरितमानस जो तुलसी के द्वारा लिखा है उसमें जो करुणा की भावना है रामचरितमानस में वह है समाजोन्मुख, और विनय पत्रिका में जो करुणा की भावना है वो खुद के प्रति आत्मोन्मुख है। तो आज इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। सभी से निवेदन है कि एक लाइक ज़रूर किया करें, और कुछ जो भी आपको जैसा लगता है वीडियो उसका कमेंट ज़रूर दिया करें। और कुछ कमेंट नहीं मिलता है तो समझ नहीं पाते हैं क्या क्या करें। तो सभी से निवेदन है कि मेरे काम करने में थोड़ा सा सहयोग आप देंगे तो शायद मैं अपना काम को अच्छे से कर पाऊँगी। तो थैंक यू।